इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के साथ ही इमरान खान और पुतिन को भी आप इंडिया टीवी पर सुनने वाले हैं। जी हां, अफगानिस्तान संकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ पे अपना पक्ष रख रहे हैं। आप सुनते हैं। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति रहमोन को एससीओ काउंसिल की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई देता हूं। ताजिक प्रेसिडेंसी ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय माहौल में इस संगठन का कुशलता से संचालन किया है। ताजिकिस्तान की आजादी की 30वीं वर्षगांठ के इस वर्ष में मैं पूरे भारत की ओर से सभी ताजिक भाई बहनों को और राष्ट्रपति रहमोन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसीज, इस साल हम एससीओ की भी 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह खुशी की बात है कि इस शुभ अवसर पर हमारे साथ नए मित्र जुड़ रहे हैं। मैं ईरान का एससीओ के नए सदस्य देश के रूप में स्वागत करता हूं। मैं तीनों नए डायलॉग पार्टनर्स सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर का भी स्वागत करता हूं। एससीओ का एक्सपेंशन हमारी संस्था का बढ़ता प्रभाव दिखाता है। नए मेंबर और डायलॉग पार्टनर से एससीओ भी और मजबूत और क्रेडिबल बनेगा। एक्सेलेंसी, एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्रों और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एससीओ के रैट्स मैकेनिज्म द्वारा किए जा रहे उपयोगी कार्य की प्रशंसा करता हूं। भारत ने एससीओ रैट्स की अपनी अध्यक्षता के दौरान जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज प्रस्तावित की है, उन पर हमें सभी एससीओ पार्टनर्स के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। एक्सेलेंसी, रेडिकलाइजेशन से लड़ाई, क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी ट्रस्ट के लिए तो आवश्यक है ही,
यह हमारी युवा पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है। विकसित विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे क्षेत्र को उभरती टेक्नोलॉजी में स्टेक होल्डर बनना होगा। इसके लिए हमें अपने प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान और रेशनल थिंकिंग की ओर प्रोत्साहित करना होगा। हम अपने एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को एक दूसरे से जोड़कर इस तरह की सोच, इस तरह की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी सोच से पिछले वर्ष भारत ने पहले एससीओ स्टार्टअप फोरम और युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया। पिछले वर्षों में भारत ने अपनी विकास यात्रा में टेक्नोलॉजी का सफल सहारा लिया है। चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए यूपीआई और रुपे कार्ड जैसी टेक्नोलॉजीज हो, या कोविड से लड़ाई में हमारे आरोग्य सेतु और कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन सभी को हमने स्वेच्छा से अन्य देशों के साथ भी साझा किया है। हमें एससीओ पार्टनर्स के साथ भी इन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को शेयर करने में और इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग आयोजित करने में खुशी होगी। एक्सेलेंसी, रेडिकलाइजेशन और असुरक्षा के कारण इस क्षेत्र का विशाल आर्थिक पोटेंशियल भी अनटैप रह गया है। खनिज संपदा हो या इंट्रा एससीओ ट्रेड, इनका पूर्ण लाभ उठाने के लिए हमें आपसी कनेक्टिविटी पर जोर देना होगा। इतिहास में सेंट्रल एशिया की भूमिका प्रमुख क्षेत्रीय बाजारों के बीच एक कनेक्टिविटी ब्रिज की रही है। यही इस क्षेत्र की समृद्धि का भी आधार था। भारत सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियाई देशों को भारत के विशाल बाजार से जुड़कर अपार लाभ हो सकता है। दुर्भाग्यवश आज कनेक्टिविटी के कई विकल्प उनके लिए खुले नहीं हैं। ईरान के चाबाहर पोर्ट में हमारा निवेश और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के प्रति हमारा प्रयास इसी वास्तविकता से प्रेरित है। एक्सेलेंसी, कनेक्टिविटी की कोई भी पहल वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती। आपसी ट्रस्ट सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को कंसल्टेटिव, पारदर्शी और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। इनमें सभी देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान निहित होना चाहिए। इन सिद्धांतों के आधार पर एससीओ को क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त नॉर्म्स विकसित करने चाहिए। इसी से हम इस क्षेत्र की पारंपरिक कनेक्टिविटी को पुनः स्थापित कर पाएंगे और तभी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमें जोड़ने का काम करेगी, न कि हमारे बीच दूरी बढ़ाने का। इस प्रयत्न के लिए भारत अपनी तरफ से हर प्रकार का योगदान देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, एससीओ की सफलता का एक मुख्य कारण यह है कि इसका मूल फोकस क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर रहा है। रेडिकलाइजेशन, कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल संबंधों पर मेरे सुझाव एससीओ की इसी भूमिका को और सबल बनाएंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं हमारे मेजबान
राष्ट्रपति रहमान का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस हाइब्रिड फॉर्मेट की चुनौती के बावजूद इस सम्मेलन का बेहतरीन आयोजन और संचालन किया है। मैं आगामी अध्यक्ष उज्बेकिस्तान को भी शुभकामनाएं देता हूं और भारत के सहयोग का आश्वासन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ समिट में अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कई सारे मुद्दों को छुआ जिनमें से आतंकवाद प्रमुख है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें देशों की सीमाओं का सम्मान भी करना चाहिए। कट्टरता चरमपंथ के खिलाफ ये गठजोड़ जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा भारत में एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी हुई मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। इसका सम्मान होना चाहिए। एक मजबूत नेटवर्क को विकसित करना चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने रेडिकलाइजेशन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रेडिकलाइजेशन किस तरीके से बढ़ रहा है और अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रम एक चुनौती के तौर पर देखे जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में अपना भाषण, अपना संबोधन खत्म कर लिया है। क्या कहा उन्होंने अपने संबोधन के दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एससीओ के रैट्स मैकेनिज्म द्वारा किए जा रहे उपयोगी कार्य की प्रशंसा करता हूं। भारत ने एससीओ रैट्स की अपनी अध्यक्षता के दौरान जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज प्रस्तावित की है, उन पर हमें सभी एससीओ पार्टनर्स के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। एक्सेलेंसी, रेडिकलाइजेशन से लड़ाई क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी ट्रस्ट के लिए तो आवश्यक है ही। यह हमारी युवा पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है। विकसित विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे क्षेत्र को उभरती टेक्नोलॉजी में स्टेक होल्डर बनना होगा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। वो 10 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं और साथ ही उन्होंने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी बात की, उन्होंने कनेक्टिविटी की भी बात की, उन्होंने आपसी सहयोग की भी बात की। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपने बर्थडे पर प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को आतंक से लड़ने का मंत्र तो दिया ही, लेकिन इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर संबोधन दे रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिल रहा है जो भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और संवारने के साथ साथ आम जनजीवन में सुखमय बनाने के लिए और राष्ट्र को सुरक्षित एवं समृद्ध बनाने के लिए समर्पित है। मैं ऐसे दूरदर्शी और देश के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के प्रति समर्पित रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस पर अपनी ओर से और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कोटि कोटि बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाती आई है। उनके नेतृत्व में भाजपा का मूल मंत्र बना है सेवा ही संगठन है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की है। जन सेवा से अधिक संतोषजनक और कोई कार्य नहीं हो सकता। आज हमारे करोड़ों कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कई जगह ब्लड डोनेशन के कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और स्वच्छता के अभियान चलाए जा रहा है। गरीबों में मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है। जरूरतमंदों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से यह मानना रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। बाल्यकाल से लेकर आज तक उन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि गरीबों, वंचितों, पीड़ितों और शोषितों के कल्याण के बारे में सोचा, राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचा है। एक अत्यंत सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद उनके मन में गरीबों के लिए काम करने की, जीवन स्तर को बदलाव लाने की भावना बचपन से ही दृढ़ रही है। उनकी यह दृढ़ता उनकी नीतियों में, योजनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए उनकी हर नीति के केंद्र बिंदु में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित ही है। एक निर्वाचित प्रमुख के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 20 वर्षों का लंबा अविरल कार्यकाल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबके प्रयास के प्रति समर्पित रहा है। सबके प्रयास को साथ लेकर जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिसके बारे में किसी ने भी कभी सोचा भी नहीं था कि ये कभी पूरा भी हो सकता है। धारा 370 का धाराशाही होना, ट्रिपल तलाक पर बैन लगना, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होना, आतंकवाद पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक होना, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना और देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ देना, हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंचाना, मुफ्त में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना,
देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को 6-6 हजार रुपये वार्षिक सहायता उपलब्ध कराना, देश के 80 करोड़ लोगों को कोविड संक्रमण में उसके बाद मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना, हर गरीब के घर देना, हर घर को में पानी, बिजली, गैस और शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ऐसे न जाने कितने कार्य हैं जो पिछले 7 सालों में उनके अथक परिश्रम से ही संभव हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर कैसे सेवा दिवस मनाए, ये भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।